नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के लिए चैप्टर वाइज वीडियो जैसे कि हम डेली आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने देखा था हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि था भारतीय संविधान। उसका लास्ट वाला पार्ट आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट सुपर टेट सोशल साइंस की आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के चैप्टर आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें कुल लगभग 40 प्रश्न हैं जिसको हम दो पार्ट में देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन जो है वो कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ये आपका भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसके संकलन का कार्य जो है वो करता है। और ये भी आप कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय जो संगठन है ये भारत में सांख्यिकी जो गतिविधियाँ हैं उसके समानांतर और राष्ट्रीय आय के वृद्धि और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन के अंतर्गत जो है वो आता है। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार जो है वो क्या है? राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, रहन सहन का स्तर है या मुद्रास्फीति की दर है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो भारत में जो सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPI कहते हैं, इसके द्वारा जो है वो तय किया जाता है। और उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन है, मजदूरी है, महंगाई भत्ता है, वो समायोजन करने के प्रयोग में भी जो है इसका यूज़ जो है वो लाया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये जारी कौन करता है? तो ये सूचकांक भी श्रम मंत्रालय जो उसमें स्थित जो श्रम ब्यूरो है उसके द्वारा जो है वो प्रकाशित किया जाता है। देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वित्त मंत्रालय जो है वो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष जो है वो प्रकाशित करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस दस्तावेज को जो बजट सत्र है उसके दौरान संसद के दोनों सदनों में जो है वो पेश किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? छुपी बेरोजगारी क्या होती है इसको समझिए। तो छिपी हुई बेरोजगारी से आशय होता है कि जिसकी जो सीमांत उत्पादकता हो वो शून्य हो। और ये जो अवधारणा है छिपी बेरोजगारी की, ये दी किसने दी थी? तो प्रोफेसर नर्स उनका नाम था, ना आदि का और सा और ऊपर रा, इन्होंने जो है ये छिपी बेरोजगारी की अवधारणा जो है वो दी थी। और इसमें आप कह सकते हैं प्रायः जो कृषि क्षेत्र होता है उसमें ये दिखाई देती है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप छिपी बेरोजगारी को एक साधारण सी भाषा में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो छिपी हुई बेरोजगारी वो देखने में तो रोजगार परक लगते हैं, जो भी व्यक्ति की जिस भी व्यक्ति की बात की जा रही है, परंतु वास्तव में वो जो है वो बेरोजगार रहते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 5वां, कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण या गरीबी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी आय वितरण जो है वो सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के माध्यम से जो आय वितरण है इसको जो है वो दर्शाया जाता है। इसमें आपकी या जो वक्र है इसमें कुल आय और जो आय प्राप्त करता है उसके जो मध्य व्याप्त विषमता है उसको जो है वो दर्शाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में जो है वो संलग्न है? तो अलग अलग डाटा के हिसाब से प्रश्न यहाँ पर पूछा जाते हैं।
तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी 55% सही हो जाएगा। ये परसेंटेज आपका अलग अलग समय के अनुसार बदलता भी रहता है, तो एक फिक्स नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 55% है, परंतु वर्तमान में आप देखेंगे तो 70% तक जो कृषि है क्षेत्र, या कह सकते हैं जो आबादी है, वो कृषि कार्यों में संलग्न है। एक बयान के अनुसार उन्होंने 70% बताया था, परंतु जो एक्चुअल डाटा है उसके अनुसार 55% ही आपका जो है वो सही है। 7वां प्रश्न है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत जो है वो बढ़ जाती है, डैश कहते हैं। 4 ऑप्शन है, अत्यावश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गिफिन वस्तुएं जो है आपका सही हो जाएगा। वे वस्तुएं जिनकी जो खपत होती है वो कीमत के साथ बढ़ जाती हैं, उन्हें हम गिफिन वस्तुएं जो है वो कहते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो ब्रेड है उसकी कीमत बढ़ जाने पर जो उपभोक्ता होते हैं वो मांस, सब्जी आदि जो है वो वस्तुओं का, जो महंगी वस्तुएं हैं उनका कह सकते हैं त्याग करके ब्रेड को ही जो है वो खरीद करते हैं। तो ब्रेड एक आपकी गिफिन वस्तु बन जाती है। यानी आपने समझा कि जो वस्तुएं हैं जिनकी खपत कीमत के साथ बढ़ जाती है वो आपकी गिफिन वस्तु में जो है वो आती हैं, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 8वां 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निविल आय में राज्यों का जो हिस्सा है वो 32% से बढ़ाकर कितने % करने की सिफारिश की है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी 42% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 2 जनवरी 2013 को जो है वो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे जिनका नाम था YV रेड्डी, इनकी अध्यक्षता में जो है वो किया गया था। तो इसमें जो केंद्र सरकार है उसके कर संग्रह से राज्यों को जो मिलने वाली 32% जो हिस्सेदारी है, इससे बढ़ाकर कितने % करने की सिफारिश की गई थी, तो आप कह सकते हैं 32 से 10% बढ़ाकर 42% जो है वो करने की सिफारिश जो है वो की गई थी, जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने स्वीकार भी जो है बाद में कर लिया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 9वां की मुद्रा क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है, कृषि बीमा योजना है, खोजा गया नया ग्रह है, या शहरी नगरीकरण के लिए विकास और नियामक प्राधिकरण है। तो बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है। जो सूक्ष्म उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो धनहीन हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको धन प्रदान करने के लक्ष्य से 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ये सन अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कह सकते हैं केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, इनके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, इनके संबंध में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था, और इस योजना के तहत जो मुद्रा योजना है इसकी फुल फॉर्म आपको अवश्य पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। M जो है इससे हो जाएगा माइक्रो, U से आपका हो जाएगा यूनिट्स, D से हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, R से हो जाएगा आपका रिफाइनेंस, और A से आपका हो जाएगा एजेंसी। तो पूरी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये जो है इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था, जो सूक्ष्म उद्यम है, छोटे उद्योग हैं, उनको कह सकते हैं धन उपलब्ध कराना, ताकि जो है अपने रोजगार जो है वो चला सकें। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, देश में जो सभी परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य कह सकते हैं इसीलिए जो वित्तीय समावेश है उसको बढ़ावा देना जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो कराते रहें। और एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डैश के नेतृत्व में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 2015 अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, उसमें जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इस किनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनके नेतृत्व में जो है इसकी घोषणा जो है वो की गई थी और फुल फॉर्म भी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में जो है आपको बता दी। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाभ कर, सीमा शुल्क या निगम कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए शराब पर आबकारी शुल्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कर के भी टाइप होते हैं 2, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसमें आपका भू राजस्व है, कृषि आय कर है, व्यवसाय कर है, पथ कर है, ये सभी आता है। अप्रत्यक्ष कर में क्या आता है, जैसे कि बिक्री कर है, स्टाम्प शुल्क है, वाहनों पर कर है, विज्ञापन पर कर है, शिक्षा उपकर है, शराब पर आबकारी शुल्क, ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13वां, पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कर, जायदाद कर, उपहार कर या बिक्री कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जायदाद कर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जायदाद कर को आप डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके जो उत्तराधिकार होते हैं उनको मिली या मिलने वाली जो संपूर्ण संपत्ति होती है उसके प्रधान मूल्य पर जो जायदाद कर जो है वो लिया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? संपत्ति कर, मनोरंजन कर, आय कर या उपहार कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन कर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर होता है। ये कर भारत देश जो है उसके हर राज्यों में जो मनोरंजन है, जैसे कि सिनेमा घर हो गया, स्टेडियम हो गया या विशेष प्रकार के कोई त्यौहार है उसमें एंट्री पर फीस लगाई गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कह सकते हैं पूर्णतः राज्य सरकार की देख रेख में ही जो है वो आता है। 15वां प्रश्न है आपका कि प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? 4 ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों की कीमत पर, उपभोक्ता वस्तुओं पर, पूंजीगत माल पर या आय पर। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आय पर। तो प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आय पर जो है वो पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, निगम कर या आय कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी निगम कर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान जो है उसकी 7वीं अनुसूची में जो केंद्र है और जो राज्य है इसके बीच जो वित्तीय स्रोत हैं उनका विभाजन जो है वो किया गया है। जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा लगाए गए जो कर हैं उनको 4 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। पहले में वे कर आते हैं जो कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, जिनसे प्राप्त आय जो है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की होती है। और इनमें आपका जो निगम कर है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दे रखा है, निगम कर प्रमुख रूप से है, इसका विभाजन राज्यों के बीच जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर या संपत्ति कर। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष कर मैंने भी आपको बताया था कि वह कर जिसमें भुगतान करने वाला जो व्यक्ति होता है वही कर का अंतिम भार वहन करता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर में जो कर का भार है वो दूसरे पर टालने की उसमें जो है वो संभावना नहीं होती है। आते इसमें कौन कौन से हैं, तो आपका आय कर इसी में आता है जो कि प्रश्न जहाँ से आपके पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ निगम कर इसी में आता है और संपत्ति कर भी इसी में आता है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मूल्य, आयतन, उत्पादन या निर्यात। आपको बताना है कौन सा सही होगा। मूल्य वर्धित जो कर है इसी को हम इंग्लिश में वैट कहते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा, मॉल से कोई चीज़ आप खरीदते हैं या कहीं से खरीदते हैं जहाँ पर आपको रसीद मिलती है तो उसमें वैट जुड़ा होता है। तो वैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वैट की फुल फॉर्म होती है
वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है यही आपका मूल्य वर्धित कर होता है, जो कि किस पर लगाया जाता है, तो मूल्य पर लगाया जाता है। कोई चीज़ आप जो खरीदते हैं उसी मूल्य पे जुड़ा होता है, आप देखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 19 प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1939, 1949, 1959 या 1969। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। तो रिजर्व बैंक जो है ये आपका भारत का केंद्रीय बैंक होता है। भारत के जो सभी बैंक है उसका संचालक के रूप में भी कार्य करता है। स्थापना इसकी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है इसके अनुसार जो है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। एक्ट यदि पूछा जाए तो 1934 है, स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 है। राष्ट्रीयकरण की बात करें जो कि प्रश्न में पूछा गया था, तो 1949 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ था। और इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो आपका कोलकाता में जो है इसका केंद्रीय कार्यालय है, जो कि 1937 में जो है वो मुंबई जो है वो शिफ्ट हो गया था। तो आपका मुंबई जो है बाद में आ गया था। तो वर्तमान में भी आपका यदि ये पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे मुंबई में जो है इसका मुख्यालय वर्तमान में जो है वो स्थित है। चलिए बात करते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, और एक प्रश्न इसके बाद आपसे भी जो है वो पूछेंगे। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो यदि थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आगे आने वाली वीडियो के मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टे अड्डा टेलीग्राम पर सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है आपका 20 कि इनमें से कौन एक भारतीय बैंक नहीं है, आपको बताना है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचएसबीसी बैंक। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि एचएसबीसी बैंक जो है ये आपका भारतीय बैंक नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1836 में बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। ये आपकी एक विदेशी बैंक है, भारतीय बैंक जो है वो नहीं है। एक्सिस बैंक की बात हुई है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1997 में, मुख्यालय इसका भी मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में इसकी भी हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही जो है वो स्थित है। तो ये तीनों ही जो बैंक हैं ये आपके भारतीय बैंक जो है वो हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे ज़्यादा है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की या आंध्र प्रदेश की? ऑप्शन ए बी सी डी भी आप बता सकते हैं या डायरेक्ट राज्य का नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।